हेलो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, आप सभी का वेलकम हमारे चैनल नेट डेज़लर्स के ऊपर। और आज हम 2021 के यूजीसी नेट के हिसाब से हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। 2020 के अंदर 10 से लेके 20 शिफ्ट के अंदर हमारा पेपर हुआ था और उसमें जितने भी पेपर 1 के क्वेश्चन आए हैं वहाँ से लेके जितने भी प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं हमारे पेपर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन, उन सभी को हम हमारे चैनल के थ्रू आप सभी के साथ प्रैक्टिस करेंगे और उनको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि आपको और अच्छे तरीके से ओवरव्यू मिल सके और आप पेपर 1 के अंदर बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर पाए। देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। जैसे कि देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद रिगार्ड टू ईमेल व्हाट डज बीसीसी स्टैंड फॉर। देखिए, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है या तो बीसीसी में पूछा जाता है या तो सीसीसी में पूछा जाता है। अगर आप यहां पे देखेंगे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्लाइंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखिए, जब भी आपके सामने बीसीसी का क्वेश्चन आए या सीसी का क्वेश्चन आए तो बीसीसी का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, राइट। हमेशा याद रखिएगा, बीसीसी स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी एंड सीसीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। अब इन दोनों का हम अपना देख लेते हैं, इन दोनों के अलग अलग तरीके से यूजेस क्या है। और यहाँ पे देखिए, बीसीसी में हमें पता है कि बीसीसी के 2 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, ब्लाइंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन तो हो नहीं सकता और बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी एक और ऑप्शन दिया और यहाँ पे भी एक और ऑप्शन दिया है, तो हमारा आंसर बी या डी में से बन सकता है। अब ये दोनों इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं, दोनों का इस्तेमाल होता है ईमेल के लिए, राइट। पहले हम देखते हैं सीसी कहाँ पे यूज होता है। मान लीजिए आप एक कलीग हैं, राइट, आप एक मान लीजिए कि एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय के तौर पे अपने कोलीग्स को आप ईमेल करना चाहते हो और ईमेल करने के साथ साथ आपने उनको कोई नोटिस भेजा है कि हमारे ऑफिस में आज गेट टुगेदर है शाम को 5 बजे। मान लीजिए आपने ये नोटिस भेजा और आप चाहते हैं कि सेम कॉपी जो मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को भेजी है वो बॉस को भी भेज दूं ताकि उनको भी पता हो कि शाम को कौन कौन से एम्प्लॉयज़ को हमारी ये ईमेल पहुंच चुकी है। तो उसके लिए क्या आ जाता है, सीसी आ जाता है। और जितने भी सीसी के अंदर जितने भी हमने पार्टिसिपेंट्स को मेल करा है, सीसी के सभी लोगों को पता होगा कि बॉस को भी सेम मेल गया और बॉस को भी पता होगा कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स ने उसके अंदर मेल के अंदर डाले गए और उन सभी को एक दूसरे के बारे में पता होगा किस किस को मेल गई है। बट जब सीसी के आगे ब्लाइंड लग जाता है, ब्लाइंड का मतलब कोई भी एक दूसरे बीसीसी की कोई भी ईमेल चेक नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए जो चीज हमने सीसीसी में मेल करी है, सीसी मतलब कार्बन कॉपी में, अगर वही मेल हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी में करें, मतलब वही मेल अगर हम बॉस को डालें तो सिर्फ बॉस दे सकता है कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स को मेल गई है। बट पार्टिसिपेंट बीसीसी के अंदर जिसको मेल किया गया, जिसका ईमेल एड्रेस डाला गया, वो नहीं देख सकता। बट बीसीसी दोनों को देख सकता है, जिसको भेजा गया है और कौन कौन से एक्स्ट्रा पार्टिसिपेंट्स है, और इवन सीसी को भी देख सकता है। तो ये एक बीसीसी की सबसे बड़ी खासियत होती है। और यहां पे देखते हैं ऑप्शन क्या है, द यूजर स्पेसिफाइड इन द बीसीसी फील्ड विल गेट द ईमेल। उसको ईमेल तो मिलेगी एंड दे कैन सी द एड्रेस इन टू, जिसमें 2 के अंदर डाला उसको भी देख सकता है और जिसको सीसी में मेंशन किया उसको भी देख सकता है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। डी क्यों नहीं करेक्ट है, देखिए यहां पे क्या लिखा है, जो जिसको हमने बीसीसी में मेंशन किया है उसको ईमेल तो जाएगी, पर उसने क्या लिखा है, बट ही विल नॉट सी द एड्रेस 2 एंड सी। तो हमेशा याद रखिएगा, जिसको हमने बीसीसी में मेंशन किया है वो 2 और सीसी के जो भी पार्टिसिपेंट है उनको देख सकता है, बट 2 और सीसी वाले बीसीसी को ईमेल गई है उनको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता है, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये भी आईसीटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा मेमोरी से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया रैम के ऊपर। 2 टाइप की मेमोरी होती है, एक रैम होती है और एक हमारी रोम होती है, ठीक है जी। अब यहां पे पूछा गया रैंडम एक्सेस मेमोरी ए फॉर्म ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज इज ए मेमोरी, नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल, परमानेंट, सेकेंडरी। देखिए पहली चीज क्या होता है कि रैम कभी भी परमानेंट स्टोरेज तो होती नहीं है, वो क्या होती है, हमारी रोम होती है, जहां पे हम अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। आपने जितने बार भी कंप्यूटर देखते होंगे वो बोला जाता है 8 GB रैम है
और हमारी 1 TB हार्ड डिस्क है। 1 TB हार्ड डिस्क का मतलब क्या है, हमारी रोम है, हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव लिखा होता है HDD। और आजकल ये हार्ड डिस्क किसकी फॉर्म में आ गई है, आज इसका नाम SSD हो चुका है, जिसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिससे कंप्यूटर और अच्छे तरीके से भागता है। बट अगर यहां पे क्वेश्चन आए वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, परमानेंट नहीं है, सेकेंडरी नहीं है, बल्कि रैंडम एक्सेस मेमोरी तो प्राइमरी स्टोरेज में आती है। अब वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, वोलाटाइल का मतलब, नॉन वोलाटाइल का मतलब है जहां से कोई भी चीज नॉन इरेजेबल है। नॉन इरेजेबल का मतलब है वहां से कभी भी जो भी फाइल है मिट नहीं सकती है, इरेज नहीं हो सकती। बट वोलाटाइल का मतलब क्या है, इरेज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप अपनी MS वर्ड में काम कर रहे होते हैं, अगर उस समय काम करते आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाए तो वो कहां पे काम चल रहा है, आपकी रैम पे काम चल रहा है। अगर उसी समय कंप्यूटर बंद हो जाए तो आपका जो भी डेटा आपने वहां पे रखा है वो एकदम उड़ जाएगा। पर अगर आपने डेटा रोम के अंदर रखा है तो वहां पे मेमोरी वोलाटाइल नहीं होती। बट हमारे से क्वेश्चन रैम का पूछा गया है, तो क्वेश्चन क्या है कि रैम कौन सी मेमोरी में आता है, वोलाटाइल। वोलाटाइल हम कंपाउंड्स की बात करते हैं, जैसे हमारा पेट्रोल होता है वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मतलब उड़ जाना, अगर आप उसको हवा में रखोगे पेट्रोल उड़ जाएगा। तो वैसे ही रैंडम एक्सेस मेमोरी को इस तरीके से याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज लाइक अ पेट्रोल, ये उड़ जाता है। जो भी आप इसके अंदर काम करेंगे, शटडाउन हो गया, सेव नहीं करेंगे तो वो इरेज हो जाएगा, सेव करेंगे तो वो रैम से हटके वो रोम के अंदर चला जाता है, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाता है, वोलाटाइल। ऑलवेज हमेशा याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए वोलाटाइल मेमोरी। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारा रिसर्च से है। रिसर्च एथिक्स हैज ए डायरेक्ट कनेक्शन मोर ऑफन विद विच स्टेजेस ऑफ रिसर्च। देखिए यहां पे एथिक्स का क्वेश्चन बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। एथिक्स हमें पता है कि हमारा मोरल कंडक्ट होता है, जिसमें हमें कुछ डिक्टेशन पास होती हैं, क्या चीजें करनी है, और डूज एंड डोंट्स, कौन सी चीजों को हमने नहीं करना है। तो जैसे देखिए हमेशा एथिक्स में बहुत सारे लोग रिसर्च के दौरान कहां पे अपनी एथिक्स को नहीं फॉलो करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब रिजल्ट उनके हिसाब से ना आए, जिसके कारण उनकी रिसर्च पास हो जाए, वहां पे थोड़ा सा मान लीजिए वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऑप्शन को देखेंगे क्या लिखा है, डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग द स्कोप ऑफ रिसर्च। स्कोप मतलब ये जो रिसर्च रिजल्ट्स हैं, रिसर्च स्टडी है, कहां तक वैलिड होगी, क्या लोग वहां पे करते हैं, नहीं, क्योंकि वहां पे कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। देखिए इसको डिस्कस करते हैं, आंसर हमारा वैसे सेकंड है, पहले मैं थर्ड और फोर्थ को भी डिस्कस करूं, ये क्यों नहीं है। डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड डिसाइडिंग द सैंपलिंग टेक्निक ऑफ द रिसर्च। देखिए सैंपलिंग टेक्निक सारे के सारे लोग सेम भी रख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग रख सकते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। पॉपुलेशन मान लीजिए मैं नॉर्थ इंडिया के लिए स्टडी कर रहा हूं, दूसरा पर्सन भी नॉर्थ इंडिया के लिए स्टडी कर सकता है, इसमें कोई रिसर्च एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कोई खराब नहीं होता। एंड डिसाइडिंग अबाउट द स्टैटिस्टिकल टेक्निक। स्टैटिस्टिकल टेक्निक मान लीजिए कल को आप फैक्टर एनालिसिस अपनाते हैं, तो कल को सामने वाले नहीं फैक्टर एनालिसिस अप्लाई, तो उसमें कोई एथिक्स को आप मान लीजिए वायलेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर देखिए सबसे बड़ा जो रोल आता है एथिक्स में, किस स्टेज पे सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने के अंदर। मान लीजिए आपने जो टाइटल लिया है कि आप क्या देखना चाहते हो, और सेम टाइटल अगर आपने कॉपी कर दिया किसी का, वहां पे हमारे एथिक्स वायलेट हो गए। ठीक है जी, आपने रूल को वायलेट कर दिया। अगेन टाइटल के साथ साथ आपने अपनी जो फाइंडिंग है वो मान लीजिए फेलियर वाली स्टेज पे फाइंडिंग आ रही थी, बट आपने उसके अंदर इतने ज्यादा चेंजेस कर दिए ताकि वो रिजल्ट पास हो जाए। जो रिव्यूअर है, जो आपके रिसर्च पेपर को रिव्यू करेगा, आपकी रिसर्च स्टडी को रिव्यू करेगा, अगर वो डेटा को देखता है कि उसको पास वाला रख दे ताकि आप डेटा के अंदर मैनिपुलेट कर पाओ, तो इसलिए सेकंड आंसर इज द करेक्ट। किस जगह पे हमारा रिसर्च एथिक्स का डायरेक्ट कनेक्शन है, दैट इज नोन एज प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, राइट। चलिए ये सेकंड आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, आईसीटी का क्वेश्चन है, द सॉफ्टवेयर यू आर यूज्ड टू नेविगेट थ्रू द वेब इज नोन है। कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम आजकल यूज करते हैं? क्या इंटरनेट एक सॉफ्टवेयर है? नहीं। क्या वर्ल्ड वाइड वेब एक सॉफ्टवेयर है? नहीं। ये www तो एक वेबसाइट के आगे लगता है ताकि हम एक वेबसाइट को विजिट कर पाए। वेबसाइट तो एक एड्रेस होता है, एक यूआरएल होता है जिसके ऊपर हम टाइप करके, जिसको हम यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी बोलते हैं, जिसके थ्रू क्लिक करके हम वेबसाइट तक पहुंचते हैं। सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? हमारा वेब ब्राउजर, जिसके थ्रू हम पूरे के पूरे वेब को छानबीन करते हैं। नेविगेट का मतलब क्या होता है? छानबीन करना। तो और ऑब्वियसली वेब ब्राउजर आज के टाइम पे कितने सारे लोग यूज करते हैं? मोजिला यूज करते हैं, क्रोम यूज करते हैं,
आजकल माइक्रोसॉफ्ट एज आ चुका है, आप उसको यूज करते हैं, और एप्पल वाले ऑब्वियसली बात है सफारी यूज करते हैं, तो कितने सारे वेब ब्राउजर है। तो सॉफ्टवेयर जो नेविगेट करने के लिए काम आते हैं हमारे इंटरनेट को, हमारे वेब को, वो क्या होते हैं, वेब ब्राउजर्स उनको बोला जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है जो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से है। देखिए लाइफ में आपसे कभी भी असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन आपने क्लिक करना है, ऑलवेज आपने इसको कनेक्ट कैसे करना है कि असर्शन रीजनिंग, मान लीजिए रीजनिंग असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, आपने इन दोनों के बीच में हटा के वर्ड को बिकॉज वर्ड लगाना है। अगर बिकॉज वर्ड के साथ ए बिकॉज आर, अगर ऐसे करके उसका मीनिंग अच्छा बनता है तो मीन्स असर्शन जो है, असर्शन की जो रीजनिंग है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर ये बिल्कुल मैच नहीं करता है तो आप ये लिख सकते हैं कि उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, पहले ये इंडिविजुअल चेक करना है, असर्शन इज ए करेक्ट, रीजन इज करेक्ट। देन जब ये दोनों करेक्ट हैं तब आप एक्सप्लेनेशन फाइंड आउट करने के लिए जाइए, राइट। जब भी आपने सर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं, पहले आप देखिए कि सर्शन सही है, उसकी इंडिविजुअलिटी के बारे में देखिए, रीजन सही है, उसकी इंडिविजुअलिटी के बारे में देखिए, देन एट लास्ट बिकॉज वर्ड को ऐड करके उनकी एक्सप्लेनेशन चेक करिए। जैसे कि पहले क्या लिखा है, द प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आर डिफिकल्ट टू रिजॉल्व। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाए जिससे ना हम मान लीजिए मरीन पोल्यूशन ना कर पाए ताकि उसके अंदर प्लास्टिक ना जाए, हम मान ली सॉइल पोल्यूशन ना कर पाए, हम कितने सारे ट्रीज को कट कर देते हैं, हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं, ऐसी पैकेजिंग मटेरियल बनाएं जिससे इन्वायरमेंट को हार्म ना हो। कितने सारे आप एनिमल्स देखते हैं जो प्लास्टिक निगल लेते हैं जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है, उसकी बात बोल रहे हैं सस्टेनेबिलिटी, कि आप ऐसी चीज बनाओ जिससे किसी को नुकसान ना हो। तो डिफिकल्ट है, बिल्कुल सही बात बोले, रिजॉल्व करना मतलब सॉल्व करना, ये बिल्कुल ट्रू है, राइट। अब इसकी रीजनिंग देखते हैं, इसका कारण क्या दिया है, आर अंडरस्टैंडिंग हाउ द इन्वायरमेंट वर्क्स एंड हाउ डिफरेंट ह्यूमन चॉइसेस अफेक्ट द इन्वायरमेंट इज इनएडुकेट। इनएडुकेट का मतलब क्या है, हमारे पास इस चीज का डेटा, हमारे पास इस चीज की थ्योरी बिल्कुल कम है कि इन्वायरमेंट काम कैसे करता है। देखिए नेचर है, नेचर हमेशा चेंज होती है, और आप सभी को पता है कि कोरोना भी जैसे कह रहे हैं एक नेचर की वजह से है कि नेचर हमें कुछ लेसन सिखाना चाह रही है, राइट। तो वैसे ही देखिए कि हाउ द इन्वायरमेंट वर्क्स, ये हमें इतना ज्यादा आज तक भी नहीं पता चला। एंड अगेन हाउ डिफरेंट ह्यूमन चॉइसेस अफेक्ट द इन्वायरमेंट, देखिए कितने सारे लोग क्या क्या चीजें अडॉप्ट करते हैं, और उस चीज के बारे में हमारे पास बिल्कुल इंफॉर्मेशन इनएडुकेट है, राइट। तो ऑब्वियसली बात है ये भी क्या हो गया हमारे पास, ये हमारी ट्रू है। अब देखते हैं कि जी इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। मान लीजिए अगर हम इन दोनों के बीच में बिकॉज वर्ड लगाएं, द प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आर डिफिकल्ट टू रिजॉल्व बिकॉज आर अंडरस्टैंडिंग how the environment works and how the different human choices affect the environment is inadequate, right। देखिए बिल्कुल इसकी एक्सप्लेनेशन बन रहा है, तो A is the correct answer, जिसमें क्या लिखा है, A भी सही है, R भी सही है, and R is the correct explanation of A। जब भी आपके लाइफ में सर्च रीजनिंग का क्वेश्चन आए आपने इस तरीके से चेक करना है, A सही है पहले ये देखिए, R सही है वो सही करेक्ट कर दीजिए, फिर दोनों को एक्सप्लेनेशन वाइज देखिए। अगर ए गलत हो जाता है तो एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत नहीं है, आर गलत हो जाता है एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप उस ऑप्शन को ढूंढिए जिसमें लिखा हो ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। बट यहां पे क्या था, यहां पे असर्शन भी ट्रू था, रीजन भी ट्रू था, तो हमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला ऑप्शन ढूंढना था, राइट। तो ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राइट, उसको देखते हैं। द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज, देखिए टीचिंग इवैल्यूएशन में हमारे पास बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। अब जो हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे उसका नाम है फॉर्मेटिव। देखिए फॉर्मेटिव को आपने जब भी समझना है इसको बोलते हैं फॉर अ टाइम बीइंग एंड, और उसको फ्रिक्वेंटली करते हैं, ठीक है। फॉर अ टाइम बीइंग मान लीजिए हमारे एमएसटी होते हैं, हमारे मिड टर्म एग्जाम होते हैं, वो एक बार के लिए होते हैं पर फिर बार बार होते हैं, फिर एक मंथ बाद होते हैं, फिर सेकंड मंथ बाद, फिर थर्ड मंथ बाद, और सेमेस्टर में 2 से लेकर 3 बार हमारे मिड टर्म एग्जाम होते हैं, जिससे हमारी टाइम टू टाइम हमारी वैल्यूएशन पता चलती जाती है। बिकॉज अगर हमारे पेपर सीधा 6 मंथ बाद लेंगे तो बच्चे बीच के अंदर क्या हो जाएंगे,
कंप्लेसेंट हो जाएंगे, हल्के में ले लेंगे। इसलिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रखना जरूरी है। 6 मंथ बाद जो इवैल्यूएशन होती है उसको बोला जाता है समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव कैसे? जो फर्स्ट की फॉर्मेटिव होगी, सेकंड की फॉर्मेटिव होगी, थर्ड एमएसटी की फॉर्मेटिव होगी, इन तीनों को ऐड करके जो इवैल्यूएशन बनेगी वो बन जाती है हमारी समेटिव इवैल्यूएशन। बिकॉज फोर्थ स्टेज में क्या होगा, हमारे फाइनल पेपर होंगे, उसमें चला जाता हमारा समेटिव इवैल्यूएशन। अब देखते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कैसे होगा। इसका आंसर ग्रेड द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम नहीं, हमारा पर्पज ये होता, पर्पज नहीं होता, ये तो इसकी आउटपुट बता रहा है। एसेलेट द स्टूडेंट लर्निंग परफॉर्मेंस हम इसलिए करते हैं ताकि स्टूडेंट को फर्स्ट स्टेप पे ही बता दें कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। बिल्कुल सही। फर्स्ट स्टेप पे पेपर ले लोगे, बच्चे को इंप्रूवमेंट के लिए हम कुछ ना कुछ फीडबैक दे सकते हैं। अगेन सेकंड में हम फीडबैक दे सकते हैं स्ट्रेंथ वीकनेस के ऊपर, थर्ड के ऊपर फिर स्ट्रेंथ वीकनेस के ऊपर दे सकते हैं। बट चेक स्टूडेंट परफॉर्मेंस ग्राफ, हमारा काम सिर्फ परफॉर्मेंस ग्राफ चेक करना नहीं है। हमारा इवैल्यूएशन लेने का मेन पर्पस क्या है कि बच्चे की लर्निंग इंप्रूव हो पाए। क्या लिखा है? एस्लेट द स्टूडेंट लर्निंग परफॉर्मेंस। एंड लास्ट क्या? प्रोवाइडिंग फीडबैक टू टीचर इफेक्टिवनेस। क्या फीडबैक ये देते हैं कि टीचर अच्छे तरीके से और अच्छा हो सके? नहीं, हमारा मेन पर्पस इवैल्यूएशन का क्या है, बच्चों की जो लर्निंग परफॉर्मेंस है वो और अच्छे तरीके से एस्लेट कर पाए। राइट, तो हमारा 6 क्वेश्चन का आंसर जो हो गया बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, और आज हमने इस सीरीज के अंदर अपने 6 क्वेश्चन को डिस्कस किया प्रीवियस ईयर के अंदर, और इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेगा। इसमें से कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप अपना कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि फ्यूचर के अंदर जो भी वीडियो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो वेरी मच।